कैसे हैं आप लोग। साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। और इंडियन इकोनॉमी के इस टॉपिक पर डिस्कस करने के पीछे बहुत सारे मोटिव हैं हमारे, बहुत सारे इसके कॉज हैं। जैसे जब G20 समिट हुआ तो G20 समिट पर मैंने बात की, बहुत लोगों ने बात किया कि G20 समिट से इंडिया को क्या मिलने वाला है। तो इंडिया को जो मिलने वाला है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इंडिया कितनी इम्पोर्टेंस रखता है, ये इंडिया ने बताया इस G20 के समिट में। हम G20 समिट के बहुत सारे जो एग्रीमेंट है उनमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट पर बात करेंगे, जो कि हमारे IMEC के रूप में इसमें जो MOU साइन किया गया है, जिसमें इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से जो एक कॉरिडोर डेवलप हो रहा है, जिसमें सी रूट और रेल रूट को शामिल किया गया है। इसको हम देखेंगे कि ये चाइना के बैंक ऑफ जो रोड इनिशिएटिव है, यानी कि जो चाइना का वन बेल्ट वन रोड या बेल्ट रोड इनिशिएटिव का जो प्रोग्राम है, उससे कैसे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं और कैसे इंडिया काउंटर करेगा चाइना के BRI को इस IMEC से, इस पर हमारा फोकस होगा। हम मैप के माध्यम से आर्थिक मुद्दों के आधार पर और राजनीतिक मुद्दों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस कॉरिडोर के द्वारा भारत के जो महत्व में, इंपॉर्टेंस में वृद्धि होगी, उस पर हम बात करेंगे और देखेंगे कैसे ये जो रोड है, जो ये कंस्ट्रक्ट होगा या जो प्रोजेक्ट है, जब ये पूरा होगा तो कैसे ये गेम चेंजर साबित होगा, ना केवल इंडिया के लिए बल्कि पूरे मिडिल एशिया के लिए, यूरोप के लिए और संपूर्ण विश्व के लिए। ये कॉरिडोर का जो कॉन्सेप्ट है ये कैसे गेम चेंजर साबित होने वाला है, इसको हम बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। तो पहले इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि ये क्या है। जो लोग बिल्कुल नहीं जानते इनके बारे में, उनको एक बार बता दिया जाए कि ये कौन सा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में क्या होना है, कब साइन किया गया है और कौन कौन से कंट्री इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उन कंट्रीज को क्या फायदा होने वाला है। सऊदी अरब को क्या फायदा होगा इससे, जो UAE है इसको क्या फायदा होने वाला है, यूरोप को क्या फायदा होने वाला है, इंडिया को क्या फायदा होने वाला है, ये हम देखेंगे। और इस जो पूरा कॉरिडोर है, इसमें ये जो सी रूट है वो सी रूट भी दिखाई दे रहा है और इसके अलावा रेल रूट भी दिखाई दे रहा है। तो सी रूट और रेल रूट के द्वारा कैसे भारत को, यानी कि मुंबई के कोस्ट से लेकर के पूरा ग्रीस यानी कि यूरोप तक एक कनेक्टिविटी दी जा रही है, और कैसे ये जो कॉरिडोर जब डेवलप हो जाएगा तो चाइना के जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो पूरा एक कॉन्सेप्ट है उसको काउंटर करेगा और इंडिया कैसे चाइना को टक्कर दे सकता है इस कॉरिडोर के द्वारा। और दुनिया की जो ग्लोबल चेन सप्लाई है उसमें इंडिया कैसे चाइना की जगह ले सकता है अगर ये कॉरिडोर संपन्न हो गया तो। G20 के इस सम्मेलन में इस कॉरिडोर की स्थापना पर हस्ताक्षर हुए और अगले 60 दिन में इसके बारे में एक मीटिंग होनी है, जिसमें जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो इसमें बैठेंगे और इसका एक रोड मैप तैयार करेंगे कि क्या और कैसे इस पर काम करना है। आपको एक चीज और बता दें कि इस तरह का एक कॉरिडोर पहले भी साइन किया जा चुका है, जिसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, INSTC के रूप में एक कॉरिडोर पर साइन पहले भी हो चुके हैं। और ये कॉरिडोर इंडिया को पूरा जो मिडिल एशिया है, मिडिल एशिया और रशिया से जोड़ने के लिए बनाया गया था। तो ये प्रोजेक्ट अब सेकेंडरी हो जाएगा क्योंकि इससे बेहतर एक रोड कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट भारत को मिला है। तो पहले इसके बारे में कुछ फैक्ट हम जान लेते हैं, तब इसको और अच्छे से हम इस पर बात करेंगे और इसकी अंतरराष्ट्रीय महत्व को समझेंगे। इसका जो पूरा नाम है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं, IMEEC, इंडिया मिडिल ईस्ट, यानी कि इंडिया को किससे जोड़ने वाला, मिडिल ईस्ट से जोड़ने वाला ये कॉरिडोर है। और कहां तक जाएगा, ये यूरोप तक जाएगा। और किस रूप में इसको डेवलप किया जा रहा है, इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में, इसको आर्थिक गलियारे के रूप में इसको डेवलप किया जाएगा, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट में कौन कौन से देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन कौन से कंट्री इस प्रोजेक्ट में शामिल हो रहे हैं, तो इसमें इंडिया, UAE, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और USA,
ये जो देश है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 देश हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं G7 कंट्री ने इसमें काफी अहम भूमिका निभाई है। तो ये देश इसमें काफी ज्यादा, यानी कि अगर हम G7 में ब्रिटेन को निकाल दें और G7 में हम कनाडा को निकाल दें तो सारे G7 के कंट्री इसमें शामिल हैं। तो इसमें जो कनाडा है और ब्रिटेन है उसकी जगह पर यहाँ पर सऊदी अरेबिया और UAE शामिल होता दिखाई दे रहा है। तो 2 को छोड़ करके बाकी सभी G7 के देश और साथ में इंडिया, UAE और सऊदी अरेबिया को मिलाकर के कुल 8 देश इसमें शामिल हैं इस प्रोजेक्ट में। इट विल बी मेजर मीडियम ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बिटवीन इंडिया, वेस्ट एशिया एंड यूरोप, यानी कि एक ऐसा माध्यम होगा जो आर्थिक रूप से जोड़ देगा किसको, वेस्ट एशिया को और यूरोप को आपस में जोड़ देगा ये कॉरिडोर। द रेल एंड शिपिंग कॉरिडोर इज पार्ट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, यानी कि एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा, इसे PGII के नाम से भी जाना जा रहा है, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। एक ऐसी पार्टनरशिप इन 8 देशों की जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर को में इन्वेस्ट करेगी और ये लोग मिलकर के उसमें फंड में कंट्रीब्यूट करेंगे और कनेक्टिविटी करेंगे किसकी, इंडिया की, वेस्ट एशिया और यूरोप के साथ जोड़ेंगे उसको आर्थिक रूप से। और ये जो प्रोजेक्ट है PGII इज कंसिडर्ड टू बी द ब्लॉक्स काउंटर टू चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि जो BRI प्रोजेक्ट है उसका काउंटर माना जा रहा है इस नए प्रोजेक्ट को। अब इस BRI के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि एक तरह से ये माना जा रहा था कि चाइना के एब्सेंस में, आप जानते हैं चाइना और रशिया दोनों देशों ने G20 की बैठक में भागीदारी प्रत्यक्ष रूप से नहीं ली, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। तो चाइना ने 2013 में अपना ये जो प्रोजेक्ट शुरू किया था 2013 में, 2013 में, और उस समय इसका नाम था ओबोर। ओबोर क्या है, ओबोर है वन बेल्ट वन रोड, ठीक है, वन बेल्ट वन रोड का नाम बदल के बाद में BRI कर दिया गया और इस BRI में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नाम दिया गया और इसे पूरा करने का जो टारगेट रखा है चाइना ने वो 2049 तक रखा है, क्योंकि 2049 में चाइना का एक रिपब्लिक देश बनने के रूप में 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। एक देश के रूप में, एक गणराज्य के रूप में चाइना का गठन कब हुआ था, चाइना का गठन हुआ था 1949 में, जब चीन की क्रांति पूरी हुई और एक साम्यवादी चीन की स्थापना हुई। तो 2049 यानी कि 2049 में चाइना अपने गणतंत्र दिवस के या अपनी स्थापना के 100 वर्ष मना रहा होगा। तो इसलिए अपनी 100वीं वर्षगांठ तक चाइना अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। चाइना का ये प्रोजेक्ट क्या है, चाइना के इस प्रोजेक्ट में 2 पार्ट है और इस प्रोजेक्ट में एक है सी सिल्क रूट और एक है स्थल सिल्क रूट, या जो पूरा रेल सिल्क रूट इसको हम बोल सकते हैं। यानी कि एक सी रूट है इसमें और एक रेल रूट है इसमें। तो चाइना समुद्र के रास्ते और रेल के रास्ते पुराने सिल्क रूट को फिर से रीजनरेट करने की कोशिश कर रहा है। सिल्क रूट यानी कि रेशम मार्ग। ये रेशम मार्ग पुराना वह मार्ग है जिसके माध्यम से चाइना से बड़ी मात्रा में सिल्क का इंपोर्ट किया जाता था, सिल्क का ट्रेड किया जाता था, क्योंकि आप जानते हैं कि चाइना जो है वो नेचुरल सिल्क के प्रोडक्शन में शुरुआत से ही काफी अच्छी पोजीशन में है। तो चाइना के सिल्क की यूरोप में बहुत डिमांड होती थी। तो इस रास्ते से, यानी कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंटल एरिया है, भारतीय उपमहाद्वीप का क्षेत्र है, और दूसरा जो समुद्री रास्ते से बड़ी मात्रा में चाइना से सिल्क का ट्रेड होता था, यूरोप के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था। तो इसीलिए इस रूट को सिल्क रूट कहा जाता है। चाइना अपने BRI प्रोजेक्ट के द्वारा इस सिल्क रूट को फिर से रीजनरेट करना चाह रहा है और इसीलिए चाइना ने अपना ये ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू किया 2013 में और इसके थ्रू चाइना
अपने महत्वपूर्ण क्षेत्रों को, बाजारों को दुनिया भर के महत्वपूर्ण बाजारों से जोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। ये जो येलो और ऑरेंज कलर की लाइन दिखाई दे रही है, ये रेल रूट है चाइना के BRI का, ये रेल रूट है। और ये जो लाइट ब्लू ग्रे कलर में दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? चाइना के सिल्क रूट का सी रूट वाला पार्ट है। यानी कि चाइना समुद्री रास्ते के द्वारा और स्थल रास्ते के द्वारा संपूर्ण चाइना और अपने बाजारों को एक मिडिल एशिया से, संपूर्ण एशिया से और जर्मनी तक यानी कि यूरोप तक कनेक्ट करने की योजना बना रहा है। और अपने इसी BRI प्रोजेक्ट के अंदर चाइना ने एक बहुत महत्वपूर्ण कंस्ट्रक्शन किया है, जिसे हम CPEC के नाम से जानते हैं। CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहां से कहां तक है? ये है आपका, इसको हम मैप के माध्यम से अगर देखना चाहें तो ये चाइना के काशगर से पाकिस्तान के ग्वादर तक है। यानी कि चाइना के काशगर क्षेत्र को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ने के लिए लगभग 3000 किलोमीटर का एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है चाइना, जिसे हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं। भारत को चाइना के जो BRI के किसी प्रोजेक्ट से अगर सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन है तो वो CPEC है। और इसके पीछे का कारण ये है क्योंकि CPEC जिस एरिया से होकर के बन रहा है वो POK से संबंधित है, यानी कि पाक ऑक्युपाई कश्मीर का वह भाग जो भारत और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूटेड इलाका है, उसी क्षेत्र में होकर के चाइना ने पाकिस्तान की सहमति से ये 3000 किलोमीटर का एक इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप किया है, जो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर खुलता है। और इसके थ्रू चाइना अपने काशगर एरिया को यहाँ पाकिस्तान के ग्वादर से कनेक्ट कर रहा है। और इसके बन जाने के साथ भारत को बहुत सारे एक तरह से सुरक्षा के लिए खतरा हो जाएगा। और चाइना इसके द्वारा इस पूरे एरिया पर हमारे जो अरब सागर के तट है और यहाँ से जो पूर्वी अफ्रीकी तट है वहां तक चाइना अपनी पहुंच बनाना चाहता है। भारत ने हालांकि इस ग्वादर पोर्ट के काउंटर में चाबहार पोर्ट कंस्ट्रक्ट कर रहा है भारत ईरान में। तो ईरान में भारत द्वारा बनाया गया चाबहार बंदरगाह, जो कि INSTC का ही एक पार्ट है, उसके द्वारा भारत ने चाइना को काउंटर करने की कोशिश की है। हालांकि जो चाबहार बंदरगाह है ईरान में, उसके थ्रू भारत अफगानिस्तान तक अपनी सीधी पहुंच बनाने की कोशिश कर रहा है। चाइना ने अपने इस BRI प्रोजेक्ट में जो दूसरा पार्ट है सी रूट, उसके थ्रू एक पूरा साउथ चाइना सी और पैसिफिक एरिया में जाल सा बिछा रखा है। बहुत सारे बंदरगाह इसने बनाए हैं, जिनमें कि मुख्य बंदरगाहों में श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह है। इसके अलावा यहाँ पर बांग्लादेश में भी इसने कंस्ट्रक्शन किया है, म्यांमार में भी किया है, हिंद महासागर में बड़ी मात्रा में कंस्ट्रक्शन किया है चाइना ने। इसके अलावा पाकिस्तान का कॉरिडोर, पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह हो गया, जिबूती बंदरगाह हो गया। इसके अलावा चाइना एक बड़ी मात्रा में यहाँ से अपने आप को, यानी कि समुद्री रास्ते से भी और रेल रास्ते से भी चाइना बड़ी तेजी से यूरोप के साथ अपने आप को जोड़ रहा है। इसके कई असर पड़ने वाले हैं दुनिया पर। पहला प्रभाव ये पड़ने वाला है कि अगर चाइना का ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो चाइना की पहुंच समुद्री रास्तों के माध्यम से भी और रेल मार्गों के माध्यम से भी पूरे मिडिल एशिया तक और पूरा गल्फ कंट्री तक और पूरे यूरोप तक चाइना की कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और इसके थ्रू चाइना पूरे साउथ चाइना सी में, पूरा ये जो हिंद महासागर है इसमें और पूरे प्रशांत महासागर क्षेत्र में अपना नियंत्रण स्थापित कर सकता है। युद्ध जैसी स्थिति में चाइना इन्हीं बंदरगाहों का इस्तेमाल सैन्य ठिकानों के रूप में, नेवी सैन्य ठिकानों के रूप में कर सकता है। इसकी बहुत बड़ी आशंका है। इसके अलावा आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट है, इसका जो स्थल मार्ग का रेल रूट है, जो सिल्क रूट है, इसके थ्रू चाइना बड़ी ही आसानी से दुनिया भर के बाजारों से अपने आप को जोड़ रहा है। इस समय अगर ये प्रोजेक्ट नहीं होता तो चाइना को एक लंबा रास्ता तय करके इन बाजारों तक पहुंचना पड़ता, लेकिन अब चाइना का जो ट्रांसपोर्टेशन का जो एरिया है वो छोटा हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम होने से चाइना बहुत ही फास्ट यहाँ पर अपनी
जो ग्लोबल चेन सप्लाई है उसमें बड़ी मात्रा में अपने एक्सपोर्ट कर पाएगा और इन बाजारों को कैप्चर कर पाएगा। और निश्चित तौर पर ऐसी स्थिति में बाकी देशों के लिए तो एक तो बाकी देश जो है वो चाइना पर डिपेंड हो जाएंगे, दूसरी चीज भारत के लिए जो बाजारों की संभावना है यूरोप में और एशिया में वो खतरे में पड़ जाएगी। तो भारत ने एक तरफ तो G20 में जो अफ्रीकी संघ है उसको शामिल करके G20 को G21 बनाया और चाइना इसके लिए बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था, लेकिन चाइना के एब्सेंस में भारत ने ये कर दिखाया। इससे अफ्रीकी देशों में भारत की इमेज बढ़ेगी और अफ्रीकी देशों में चाइना किसी प्रकार का एक तरह से हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा, भारत विरोधी गतिविधियों में उनको शामिल नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज, यहाँ भारत अपने लिए बहुत बड़े बाजार देख रहा है और तीसरी चीज यह जो कॉरिडोर है जो भारत डेवलप करना चाहता है इन देशों से, इसके डेवलप हो जाने से भारत के ये जो मुंबई का एयरपोर्ट है ये सीधे UAE, सऊदी अरेबिया फिर इजराइल और ग्रीस यानी कि यूरोप तक मिल जाएगा। भारत बहुत तेजी से ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की कोशिश में लगा हुआ है, FTA साइन करने की कोशिश में लगा हुआ है। ब्रिटेन के साथ FTA साइन होने का मतलब है कि ब्रिटेन के लिए के जो बाजार हैं वो भारत के लिए काफी हद तक या तो टैक्स फ्री हो जाएंगे या लिबरल हो जाएंगे, कस्टम ड्यूटी घटा ली जाएगी। तो भारत इन बाजारों का फायदा तभी उठा सकता है जब भारत की फास्ट कनेक्टिविटी हो इन क्षेत्रों तक, भारत बड़ी आसानी से इन बाजारों तक अपनी पहुंच बना ले, जो कि इस नए मिडिल ईस्ट कॉरिडोर बनने से भारत को यह सुविधा प्राप्त हो जाएगी। दूसरा ये कि जैसे जैसे चाइना अपनी जो रोड कंस्ट्रक्शंस बढ़ा रहा है, अगर इसके पैरेलल भारत भी इस तरह के इंटरनेशनल कॉरिडोर से अपने आप को कनेक्ट कर लेता है तो दुनिया के लिए चाइना का विकल्प बन सकता है। भारत अंतरराष्ट्रीय जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वस्तुओं की, जिनमें चाइना बड़ी मात्रा में पूरी दुनिया में वस्तुओं का निर्यातक या एक्सपोर्टर बना हुआ है, तो दुनिया की डिपेंडेंसी चाइना पर से कम होगी और इंडिया की पर इंडिपेंडेंस बढ़ेगी, यानी कि इंडिया चीन की जगह ले सकता है, क्योंकि इन महत्वपूर्ण बाजारों तक भारत की पहुंच अच्छी हो जाएगी अगर ये कॉरिडोर बनके तैयार हुआ तो बाकी देश भी ये चाहते हैं कि चाइना की मोनोपोली खत्म हो। इंटरनेशनल ग्लोबल चेन सप्लाई में जो चाइना की एक तरह से मोनोपोली बनी हुई है उसको खत्म करने के लिए उसके विकल्प के रूप में, उसके ऑप्शन के रूप में भारत से अच्छा कोई दूसरा देश नहीं हो सकता। इसलिए ये जो देश है, जो पार्टिसिपेंट्स हैं इस प्रोजेक्ट के, वे भारत को भी सपोर्ट करना चाहते हैं और वो चाइना का विकल्प ढूंढना चाहते हैं, इसलिए इस कॉरिडोर में वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हुए। इसके अलावा यानी कि इसका आर्थिक लाभ और क्या है, इस मिडिल एशिया में जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं, इस एनर्जी रिसोर्सेज तक भारत की पहुंच आसान होगी और उनके लिए भी भारत एक बड़ा बाजार है। इसके अलावा यहाँ पर जो एक नए एनर्जी रिसोर्सेज के ऑप्शन ढूंढे जा रहे हैं उनमें भी भारत एक अच्छा पार्टनर बन सकता है, एक अच्छा मार्केट है इन देशों के लिए और सुरक्षा की, सिक्योरिटी की दृष्टि से यह कॉरिडोर भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चाइना ने जिस तरह से हिंद महासागर में और प्रशांत महासागर में अपना अतिक्रमण कर रखा है, बहुत सारे देश अब चाइना का विकल्प ढूंढना चाहते हैं और इसीलिए क्वाड बनाया गया। भारत ने वहां भी यह विश्वास दिलाया। तो जैसे जैसे चाइना का अतिक्रमण बढ़ रहा है, चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, वैसे वैसे चाइना के काउंटर के रूप में, चाइना के विकल्प के रूप में दुनिया भारत को इम्पोर्टेंस देती जा रही है और उसी के ऑप्शन में ये जो एक नया कॉरिडोर का प्रोजेक्ट है ये लेकर के आए हैं ये दो देश। निश्चित तौर पर इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का महत्व बढ़ेगा, भारत के बाजार यूरोप से कनेक्ट हो जाएंगे। एक तो भारत के बाजारों का लाभ इन देशों को मिलेगा और इन देशों के बाजारों का लाभ भारत को मिलेगा, और दूसरा जो सबसे बड़ी बात मैंने बार बार कही कि ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत जल्दी ही चाइना की जगह ले सकता है। निश्चित तौर पर ऐसी स्थिति में भारत में बड़ी मात्रा में विदेशी निवेश आएंगे। मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए अब चाइना की जगह भारत एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन करके उभरेगा, जिससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज बढ़ेंगी और भारत के लिए नया जॉब क्रिएशन का एटमॉस्फेयर हुआ, इससे जीडीपी बढ़ेगी और भारत में एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं ये देश
दुनिया ने को ये दिखाई पड़ा इस G20 के माध्यम से कि भारत एक उभरता हुआ देश है, और उभरता हुआ देश होने के साथ साथ भारत एक विश्वसनीय देश है। तो जाहिर सी बात है कि इस कॉरिडोर के थ्रू भारत एक तरह से साउथ ग्लोबल को फिर से लेकर के आएगा, और भारत इस एरिया में सुपर पावर बनने की कंडीशन में दिखाई दे रहा है। तो चाइना के जो ड्रीम प्रोजेक्ट है BRI, उसका ऑप्शन अब भारत को मिल गया। निश्चित तौर पर इन देशों के सहयोग से भारत चाइना को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। The corridor will include a rail link as an electricity cable, a hydrogen pipeline and a high speed data cable। इतना ही नहीं, इस कॉरिडोर के थ्रू और क्या क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी केबल बिछाई जाएंगी क्योंकि रेल लिंक देना है, और क्या होगा, यहाँ हाइड्रोजन पाइपलाइन बिछाई जाएगी और हाई स्पीड डेटा केबल भी यहाँ बिछाई जाएगी। तो डेटा केबल की दृष्टि से भी यानी कि यहाँ डेटा सप्लाई होगी। हाइड्रोजन पाइपलाइन से जो एनर्जी रिसोर्स, जो ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेज हैं, उसका डेवलपमेंट होगा। तो निश्चित तौर पर इसके दूसरे फायदे भी होने वाले हैं। एक तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी ये कॉरिडोर काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। द डॉक्यूमेंट ऑल्सो कॉल्ड द प्रोजेक्ट अ ग्रीन एंड डिजिटल ब्रिज अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स एंड सिविलाइजेशन। इस जो प्रोजेक्ट है इसे ग्रीन एंड डिजिटल ब्रिज कहा जा रहा है। ग्रीन एंड डिजिटल ब्रिज बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड सिविलाइजेशन, जो महाद्वीप है उनको और वहाँ की जो सिविलाइजेशन है उनको जोड़ने के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रीन एंड डिजिटल कॉरिडोर साबित हो सकता है, जो एक नया प्रोजेक्ट साइन किया है 8 देशों ने मिलकर। अब इसके जो रीजंस है, क्यों ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा बिग प्रोजेक्ट, इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहा जा रहा है, इसके कौन 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनके लिए ये शुरू किया जा रहा है, कौन से 3 रीजंस हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट रीजन बताया जा रहा है, इट वुड इंक्रीज प्रॉस्पेरिटी अमॉन्ग द कंट्रीज इन्वॉल्व थ्रू एंड इंक्रीज्ड फ्लो ऑफ एनर्जी एंड डिजिटल कम्युनिकेशंस। यानी कि इस प्रोजेक्ट के थ्रू प्रॉस्पेरिटी बढ़ने की बात की जा रही है, इससे समृद्धि बढ़ेगी। देशों के बीच में जो देश, जो कॉन्टिनेंट्स इससे कनेक्ट हो रहे हैं उनमें समृद्धि बढ़ेगी। किसके थ्रू बढ़ेगी? क्योंकि इससे एनर्जी का फ्लो बढ़ेगा। आपने देखा रशिया और यूक्रेन क्राइसिस की वजह से यूरोप में जो एनर्जी रिसोर्सेज है उनकी कितनी क्राइसिस हुई थी। तो यूरोप भी इसके लिए अपना एक अलग अपॉर्चुनिटी देख रहा है कि जो रशिया है या उससे जुड़े हुए जो देश हैं उनकी वजह से यूरोप में एनर्जी क्राइसिस ना आए, इसका ऑप्शन माना जा रहा है इस कॉरिडोर को, क्योंकि इससे एनर्जी फ्लो बढ़ेगा और डिजिटल कम्युनिकेशन होगा। बेटर डिजिटल कम्युनिकेशन से आगे मार्केट कनेक्टिविटी होगी और एआई के सेक्टर में नई संभावनाएं खुल करके आएंगी। द प्रोजेक्ट वुड हेल्प डील विद द लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड फॉर ग्रोथ इन लोअर एंड मिडिल इनकम नेशंस। इस एरिया में यानी कि इस कॉरिडोर के जो कंस्ट्रक्शंस के एरिया में जितने भी देश आएंगे जो कि लो इनकम वाले देश हैं, मिडिल इनकम वाले देश हैं, इन देशों को भी फायदा होने वाला है। इनकी ग्रोथ जो है बूस्ट हो जाएगी क्योंकि ये इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ जाएंगे, क्योंकि इन देशों के पास अभी इतना रिसोर्स नहीं है, इतना फंड नहीं है कि ये इंटरनेशनल लेवल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप कर पाए। तो इस प्रोजेक्ट के थ्रू, इस कॉरिडोर के थ्रू इस एरिया के जितने भी लोअर और मिडिल इनकम वाले कंट्री हैं उसको भी इनका बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। और तीसरा जो इसका बेनिफिट है, जो रीजन है जिसकी वजह से इसे डेवलप किया जा रहा है, इट कुड हेल्प टर्म द temperature down on turbulence and insecurity coming out of the Middle East। यानी कि ये माना जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के थ्रू मिडिल ईस्ट में जो बार बार टेम्परामेंट और ट्रबुलेंस होते थे, यानी कि जो अस्थिरता का वातावरण हो जाता है, अनस्टेबिलिटी हो जाती है, कोई ना कोई इंटरनेशनल पावर जो है उनके इंटरफेरेंस से ये जो छोटे छोटे कंट्री है मिडिल ईस्ट के, इनमें जो ट्रबुलेंस आते हैं, जो अनस्टेबिलिटी आती है,
वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये एरिया इंटरनेशनल कॉरिडोर से कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ इंटरनेशनल डेवलपमेंट का पूरा फायदा मिलेगा और ये देश इंटरनेशनल डेवलपमेंट का पार्ट बन जाएंगे। इससे मिडिल ईस्ट को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। तो इतने सारे जो इसके जो फायदे हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये माना जा रहा है कि ये इंडिया के साथ साथ बाकी देशों के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट बनने वाला है। और निश्चित तौर पर अब चाइना को बेचैनी हो रही होगी और चाइना को यह पता नहीं था कि वास्तव में भारत पर दुनिया इतना भरोसा करने लगेगी कि भारत के साथ मिलकर के एक इतना बड़ा कॉरिडोर पर साइन हो जाएंगे। और चाइना का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट, चाइना का जो BRI है अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर माना जा रहा था, जिसमें चाइना ने इतना ज्यादा इन्वेस्ट किया। अब उसकी काट, उसका काउंटर भारत को मिल गया है। तो भारत इन देशों के साथ मिल करके निश्चित तौर पर इस कॉरिडोर को डेवलप करके, कंस्ट्रक्ट करके चाइना को काउंटर करने की कोशिश करेगा, न केवल आर्थिक मुद्दों के संदर्भ में बल्कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति, सुरक्षा और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी की दृष्टि से भी ये जो हमारा कॉरिडोर है वो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। IMEC, तो आने वाले एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और ये वर्सेस करके पूछा जा सकता है कि कैसे IMEC चाइना के BRI को काउंटर कर सकता है। ये आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। थैंक यू।